हेलो एवरीवन। आप सभी का अपनी वेदांत क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में वेदांत क्लास के साथ में व्यस्त होंगे। चलिए आपकी तैयारी को और मजबूत करते हैं और लेते हैं हम हमारा चैप्टर चल रहा था कोशिका वाला, उसकी अगली क्लास लेते हैं। कल हमने कोशिका वाले चैप्टर में दोहरी झिल्ली कोशिकांग पढ़ना शुरू कर दिए थे। और दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग यानी डबल मेम्ब्रेन जो सेल ऑर्गन होते हैं उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया को कवर किया था। और उसके बाद बचे थे हरित लवक और केंद्रक, तो उसको हम आज से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज कि जहाँ लवक की बात आती है, लवक यानी प्लास्टिड। क्या लवक जो है वो पादप कोशिकाओं के अलावा और की कोशिकाओं में पाया जाता है? क्या पादप कोशिका या जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? बात करें लवक या प्लास्टिड की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि लवक जो है वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी कि जंतु में एब्सेंट हो। ठीक है। बाद में जो है मैं आपको लास्ट में जब ये कोशिका वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ लास्ट में मैं आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में बता दूंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक। देखिए हम पढ़ेंगे, ठीक। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट सेल ऑर्गन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लवक या प्लास्टिड। क्या होते हैं लवक या प्लास्टिड? लवक या प्लास्टिड की बात की जाए, ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। और इनकी खोज जो है हक्सले नामक वैज्ञानिक ने की। तो लवक की खोज किसने की भाई? लवक की खोज की थी हक्सले नामक वैज्ञानिक ने। सिम्पर ने जो है लवक के टाइप्स बताए कि जो ये प्लास्टिड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सभी को पता है। बेसिकली आप सब जो है छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आए हैं और आप एक तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि जो लवक होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। और उसमें भी सबसे ज़्यादा आपने जो नाम सुन रखा है वो नाम सुन रखा है हरित लवक, यानी कि प्लास्ट। उसके बारे में आपने सब जो लवक प्लास्टिड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवर्णील लवक, ठीक है, जिसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। एक होता है वर्णील लवक जिसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है हरित लवक जिसे कहते हैं क्लोरो। वो तीनों क्या है, कैसे काम करेंगे और कोशिका के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उन सब के बारे में हम देखेंगे। फिर देखिएगा कि भाई ये जो लवक प्लास्टिड है इनकी उत्पत्ति कोशिका में कैसे हुई। की उत्पत्ति कोशिका में जीवाणु के प्रवेश से ही मानी जाती है। अब देखो कि ये चीज हमने पहले माइटोकॉन्ड्रिया के लिए पढ़ी है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की भी उत्पत्ति कोशिका में कैसे होती है? जब कोई जीवाणु कोशिका हमारे शरीर में या किसी और कोशिका में प्रवेश करती है तो में जो है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवण जो है उत्पत्ति है। उत्पत्ति कोशिका में जीवाणु के प्रवेश से मानी जाती है। अतः ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के समान अर्ध स्वायत्त शासी अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही अर्ध स्वायत्त शासी, यानी कि अगर हम बात करें तो ये भी एक प्रकार से ऑटोनोमस सेल ऑर्गन है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये क्या क्यों है, इसको अर्धस्वायत्त अंग क्यों कहेंगे? भाई वही चीजें हैं कि इनके स्वयं के डीएनए पाए जाते हैं, स्वयं के आरएनए होते हैं, इनके स्वयं के राइबोसोम होते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, अपनी या बना सकते हैं, यानी अपनी वंशागति कर सकते हैं। आयु कह दो कि हम अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। कारण से इनको क्या कहा जाता है? अर्धस्वायत्त अब देखो लवक के प्रकार की बात करी जाए, लवक होते हैं 3 प्रकार की। 3 प्रकार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अवर्णी लवक। अवर्णी लवक जिसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अब अवर्णी यानी लूको, सभी को पता है कि जहां पर किसी प्रकार का कोई वर्णक नहीं होगा, यानी कोई रंग नहीं होगा, ठीक है। तो जहां रंग नहीं है वही लवक क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे अवर्णी लवक। ये रंगहीन होते हैं पादपों में। अब पादपों में पाए जाते हैं, भाई पहली चीज हमने ये पढ़ी कि लवक जो प्लास्टिड होते हैं वो पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसका मतलब जंतु कोशिका में तो ये एब्सेंट है। अब पादप कोशिका में जब ये लवक है और ये 3 प्रकार के लवक पादप कोशिका में पाए जाएंगे, अवर्णी, वर्णी और हरित लवक, इन तीनों का कार्य क्या है? अवर्णी लवक की बात करें तो पादप कोशिकाओं में ये रंगहीन होते हैं, पादपों में ये भोजन संचय का कार्य करते हैं। यानी पादपों में भोजन जो होता है वो स्टोर किसके कारण होता है? लवक के कारण होता है। और लवक में भी कौन सा? जो अवर्णी लवक। अब देखो अवर्णी लवक के भी प्रकार की बात की जाए तो कौन सा लवक किस प्रकार के भोजन को संचित करेगा उसके आधार पे, जो अगर हम बात करें अवर्णी लवक अलग अलग प्रकार, जैसे बात करें एमिलोप्लास्ट। एमिलोप्लास्ट जो होता है वो स्टार्च का संचय करता है। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है। स्टार्च की अगर हम बात करें तो स्टार्च का मतलब यानी कि कार्बोहाइड्रेट का संचय करना, ठीक। तो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का संचय जो लवक करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एमिलोप्लास्ट। क्या कहलाते हैं? एमिलोप्लास्ट, ठीक है। प्रोटीनोप्लास्ट देखिए, प्रोटीनोप्लास्ट नाम से ही पता चल रहा है जो प्रोटीन का संचय करेंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रोटीनोप्लास्ट कहलाएंगे। और इलियोप्लास्ट जो वसा का संचय करते हैं वो क्या कहलाएंगे? इलियोप्लास्ट कहलाएंगे। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन
सिर्फ होते ही हैं कि किसी भी पादप कोशिका में वसा का संचय करने वाले, वसा का संग्रह करने वाले अवर्णी लवक कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उसे क्या कहते हैं, इलियो। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करें एटियोप्लास्ट क्या होता है। एटियोप्लास्ट की जहां बात होती है तो संपूर्ण रूप से जैसे वसा, पात और वाष्पशील पदार्थ, वसा और यहाँ आप लिखेंगे वाष्पशील, ठीक है? वसा और वाष्पशील पदार्थ को जो करके रखते हैं वो वाले वर्णक क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे एटियोप्लास्ट। ठीक, पादप कोशिका को अंधेरे में रखा जाए तो वसा तथा वाष्पशील पदार्थों का निर्माण हो जाता है, तो प्रकाश में रखने पर पुनः विघटित हो जाते हैं ना। तो पादप में किसी भी वसा या वाष्पशील पदार्थों का निर्माण कब होता है, जब कोई भी पादप कोशिका जिसको अंधेरे में रखा गया है, ठीक है, और जैसे प्रकाश में आप लाओगे तो पुनः से ये विघटित हो जाएंगे। पर जहाँ जब ये वसा और वाष्पशील पदार्थ बनते हैं तो ये किस वर्णक के कारण बन रहे हैं, ये बन रहे हैं एटियोप्लास्ट के कारण। तो आपको याद रखना है कि भाई एटियोप्लास्ट वर्णक जो है ये क्या है और इनका जो है पादप कोशिकाओं में उपयोग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने अवर्णी लवक को देखा कि जो कि रंगहीन होता है, ठीक है, और बेसिकली अगर हम देखें तो इसका मेन कारण क्या हो गया भाई, भोजन करने का कारण हो गया। अगर बात की जाए अवर्णी लवक किस तरीके से काम करते हैं, तो भोजन संग्रहित करने का काम होता है अवर्णी लवकों का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखो, नेक्स्ट आता है वर्णी लवक जिसे कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक या जिसे कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, ये पादप कोशिकाओं में, आप सभी को पता है कि पादप कोशिकाओं में पत्तियों का रंग वैसे हरा ही होता है, कुछ पत्तियों का रंग अलग भी होता है। फूलों का रंग आपने देखा है कि अलग अलग फूलों का रंग अलग अलग होता है, फलों का रंग अलग होता है। तो फल में, फूलों में ये जो रंग आता है, ये रंग जो है किस वर्ण के कारण आता है, होते हैं वर्णी लवक के कारण, जिन्हें कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। का मेन काम क्या हो गया कि पादप कोशिका में फलों व फूलों को रंग प्रदान करते हैं। पादप कोशिका में फलों व फूलों को रंग प्रदान करने का काम किसका हो गया भाई, वर्णी लवक का। नेक्स्ट देखिएगा कि टमाटर, जैसे हम बात करें टमाटर है तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन वर्णक के कारण, उसमें लाइकोपीन वर्णक पाया जाता है। फूलों का कलर पीला, पीले रंग के फूल जो है उनमें पीला रंग होने का कारण क्या है, जैंतुकीन वर्णक है। गाजर, गाजर का लाल रंग किसके कारण है, वो है कैरोटीन के कारण, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो फल और फूलों को रंग प्रदान करने के लिए उनमें जो वर्णक पाए जाते हैं उनके अलग अलग नाम भी होते हैं और उनके कलर भी अलग अलग होते हैं। रंग प्रदान करने के काम में आता है क्या, वर्णी लवक, जिसे हम कहते हैं। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। तो आपने सबने अच्छे से पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी जो है वो हरित लवक के अंदर होती है। हरित लवक जो है पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा करने में भी सहायक है। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। अब देखो हरित लवक के बारे में पढ़ते हैं। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पादप के हरे भागों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। अतः पादप का रसोई घर कहलाता है। अब देखो अगर क्वेश्चन आ जाए कि पादप का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो पादप का रसोई घर कहा जाता है हरित लवक। कैसे करता है भाई, जैसे कि हमारे द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है पौधे ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में जो है सूर्य के प्रकाश, हरे पादप सूर्य के प्रकाश में, अगर मैं बात करूं कि भाई आप है ना किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण क्रिया को याद करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को याद करने का तरीका क्या है कि भाई हरे पादप के द्वारा सूर्य के प्रकाश में, हरे पादप के द्वारा सूर्य के प्रकाश में, देखो जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे, जैसे ये इक्वेशन लिखी होती है वैसे ही आप इसको याद करने का तरीका ढूंढो, क्योंकि इससे ज्यादा आसानी से और कोई तरीका नहीं है इसको याद करने का। हरे पादप के द्वारा सूर्य के प्रकाश की, कार्बन डाइऑक्साइड व जल का उपयोग करके पौधे जो है किसका निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन का निर्माण किस रूप में करते हैं, ग्लूकोज के रूप, यानी ग्लूकोज का अणु बनाते हैं और साथ ही साथ में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। रिलीज करते हैं भाई, ऑक्सीजन उत्सर्जित की जाती है। ऑक्सीजन उत्सर्जित करने के साथ साथ ही कुछ ऊर्जा भी उत्सर्जित जाती है। तो एक तरीके से हम बात करें तो पौधे ऑक्सीजन भी बनाते हैं और ऊर्जा भी रिलीज करते हैं, यानी ऊर्जा का भी उत्सर्जन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का बनना, ग्लूकोज का बनना और ऊर्जा का बनना, ये कार्य होता है। और ये प्रक्रिया हरे पौधे किसके माध्यम से करते हैं, प्रकाश की रोशनी में CO2 और H2O का उपयोग। क्लियर है। तो बेसिकली हरित लवक की हम बात करें, अब देखो जो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ये प्रकाश संश्लेषण
या इसको करवाने में काम किसका है, किसका सहयोग होता है, तो वो होता है हरित लवक यानी कि कास्ट का होता है। अब हरित लवक की अगर हम बात करें तो हरित लवक कैसा होता है, दिखने में कैसा इसका स्ट्रक्चर है, वो हम सब देखेंगे। चलिए, तो पहले देखो कि इसको पादप का रसोई घर क्यों कहेंगे, क्योंकि ये भोजन बनाने का काम करता है, इसलिए इसको पादप का रसोई घर कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना, तो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करने का काम भी किसका होता है भाई, हरित लवक का होता है। ठीक है। चलिए अब देखो कि आगे चले तो हरित लवक होता कैसे है। अब हरित लवक की बात करें, देखो कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कि भाई ये पहली चीज तो ये है कि हरित लवक भी क्या है, पूरी झिल्लीयुक्त कोशिकांग है। पूरी झिल्लीयुक्त कोशिकांग है तो इसके भी सबसे बाहर एक परत होती है, कि एक सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है, तो हम बाह्य परत कहेंगे। और इसके अंदर एक परत होती है जिसको हम क्या कहेंगे, आंतरिक परत, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं आंतरिक। पहली चीज तो कि ये जो हरित लवक है ये भी क्या है, दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। अब इस दोहरी झिल्ली कोशिकांग में अगर हम बात करें, इसमें भी बीच बीच में द्रव भरा रहता है, और वो द्रव जो है उस द्रव के अंदर भी जो है कुछ संरचनाएं पाई जाती है। वो संरचनाएं क्या है, जैसे आपने ये क्वेश्चंस पढ़े हैं, आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं कि प्रकाश की प्रकाशीय क्रिया हरित लवक में किस जगह होती है, और आपने ये क्वेश्चन भी पढ़ा है कि अप्रकाशीय क्रिया हरित लवक में। पहले देखो कि भाई ये हरित लवक है, और इस हरित लवक की दो क्या है, और इसके बीच में जो है द्रव पाया जाता है। अब जो द्रव होता है, इस द्रव के अंदर होता क्या है, इस द्रव में क्या क्या ऐसा बना होता है भाई, जो ये द्रव है इसमें कुछ पदार्थ पाए जाएंगे। अगर द्रव में पदार्थों की मैं बात करूं तो देखो सबसे पहले यहाँ पर छोटे छोटे सिक्कों के आकार के, छोटे छोटे सिक्कों के आकार की संरचनाएं पाई जाती है ना। अब वो छोटे छोटे सिक्कों के आकार की जो संरचनाएं होती है, वो क्या होती है, एक के ऊपर एक ढेर बनाई हुई होती है, एक के ऊपर एक ऐसे ढेर बनी होती है, जैसे सिक्कों का ढेर होता है वैसे इसमें ऐसी संरचनाएं पाई जाती है, ऊपर एक ढेर। इनको कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं, अब जो ग्रेनम है, ये आपको भाई क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित लवक के अंदर जो सिक्कों के ढेर जैसी आकृति होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है ग्रेनम। क्या कहलाती है। और एक चीज भाई, ये जो ग्रेनम है ये एक दूसरे कनेक्ट भी देती है। भाई ये ग्रेनम के जो है ये एक तरीके से ये कनेक्ट भी, इनको कनेक्ट करने वाले क्या कहलाते हैं। और ये जो द्रव है, इस द्रव के अंदर और क्या पदार्थ पाया जाता है भाई, ये जो हरित लवक है ये भी एक अर्ध स्वायत्तशासी अंग है, यानी इसका स्वयं का डीएनए भी होगा, इसका स्वयं का आरएनए भी होगा, ठीक है, तो स्वयं के डीएनए आरएनए होंगे। साथ ही साथ इस द्रव के अंदर अगर हम बात करें तो छोटे छोटे जो है यहाँ पर राइबोसोम्स भी पाए जाएंगे, तो यहाँ पर राइबोसोम के अंदर, हरित लवक में राइबोसोम्स भी पाए जाएंगे। अब एक चीज यहाँ पर अगर हम बात करें इन ग्रेनम की, ये ग्रेनम जो है पट्टियों की, मतलब छोटे छोटे सिक्कों के ढेर की जैसी पट्टियां बना लेते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें कि इनको उड़ने वाले भाग है, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाता है स्ट्रोमा। क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। ठीक है, ग्रेनम और स्ट्रोमा क्या है ये समझ में आ गया। वो हम बाद में बात करेंगे कि कहाँ पे प्रकाशिक क्रिया होगी और कहाँ पर जो है अप्रकाशिक। ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ये हरित लवक है, इस तरीके से हरित लवक। इसकी बाह्य झिल्ली है, ये इसकी आंतरिक झिल्ली है। हम बात करें, ये स्वयं के डीएनए है, स्वयं का आरएनए है, ये ढेर जैसी आकृति ग्रेनम है, तो पाया जाता है ये। ठीक। अब सुनना कि जब ये ग्रेनम किसी कारण से कर है ना टूट कर इस द्रव में मिल जाती है, ये द्रव ही क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। ये द्रव ही क्या कहलाता है भाई, स्ट्रोमा कहलाता है। ठीक है, तो ये जो द्रव है ये स्ट्रोमा कहलाता है। जब ये ग्रेनम टूट कर इस द्रव में मिलती है कहते हैं स्ट्रोमा लेमिली। क्या कहेंगे भाई, स्ट्रोमा लेमिली। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि भाई स्ट्रोमा लेमिली क्या है। तो स्ट्रोमा लेमिली है जब ग्रेनम जो है टूट कर जैसे ही द्रव में मिक्स होती है तो वो क्या कहलाती है, स्ट्रोमा लेमिली कहलाती है। इस तरीके से ये हरित लवक दिख रहा है ना। अब क्वेश्चन पुटअप होता है कि सिक्को जैसे ढेर की संरचना क्या कहलाएगी, तो सिक्को जैसे ढेर की संरचना कहलाएगी ग्रेनम। हरित लवक की दोनों झिल्लियों के भीतर जो द्रव पाया जाता है, मतलब आंतरिक झिल्ली द्रव होता है, वो द्रव क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। कि डीएनए वे आरएनए और राइबोसोम जो है वो इसमें कहाँ पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं। यहाँ पर ये चीजें आपकी समझ में आ गई कि ये हरित लवक इस तरीके से दिखाई देता है। अब पढ़ते हैं कि हरित लवक की खोज किसने की, हरित लवक के कार्य क्या है। तो देखो, हरित लवक की संरचना की बात करें, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, और दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, इन झिल्लियों को बाह्य झिल्ली व अंत्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, आंतरिक झिल्ली में पाया गया द्रव स्ट्रोमा कहलाता है।
स्ट्रोमा में सिक्के के ढेर जैसी संरचना होती है, ये ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम पर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन कब होता है कि हरित लवक में प्रकाशिक संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है, जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो कहाँ होती है? तो प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेनम पे होगी और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होगी। और ग्रेनम और स्ट्रोमा क्या है ये मैंने पहले ही डायग्राम में आपको बता दिया। ग्रेनम की इकाई थाइलेकोइड कहलाती है। हाँ जी, तो ये हरित लवक था, इस हरित लवक में जो ये छोटे छोटे ग्रेनम है, ये सिक्के के ढेर से ऐसे बन रहे थे। इसकी केवल ये एक यूनिट, यानी ऐसे समझ लो केवल एक सिक्का, ये एक सिक्का यानी कि इसकी एक यूनिट क्या कहलाती है? ये कहलाती है थाइलेकोइड। क्या कहलाती है भाई? थाइलेकोइड। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, थाइलेकोइड किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सही होगा, इसलिए इसको थोड़ा साइड में लिखेंगे अपन। ये जो है इसको कहते हैं थाइलेकोइड। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि थाइलेकोइड क्या कहलाता है या थाइलेकोइड क्या है। तो थाइलेकोइड की बात करें तो ग्रेनम की एक छोटी इकाई है ना, ग्रेनम की सबसे छोटी इकाई ही क्या कहलाती है? वो कहलाती है थाइलेकोइड। ठीक है, थाइलेकोइड पर सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं। अब देखो कि जब अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग था। और माइटोकॉन्ड्रिया में आपने क्या पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है, जो कि अंगुलीनुमा मतलब अंगुली जैसी सदस्य बनती है उसकी संरचना, तो उसको हमने क्या कहा था? क्रिस्टी। और उस क्रिस्टी पर ही क्या उपस्थित होते हैं? F1 कण। क्रिस्टी पर जो F1 कण पाए जा रहे थे, वो F1 कण तो क्या कहला रहे थे? वो कहला रहे थे ऑक्सीजन। को हमने क्या नाम दिया था? ऑक्सीसोम। ठीक है, ये छोटे छोटे मेजर डिफरेंस आपको याद रखने हैं, क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं कि भाई F1 पार्टिकल्स या F1 कण जो है कोशिका के किस अंग पे पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी किस जगह पाए जाते हैं? तो क्रिस्टी पे पाए जाते हैं। और इन F1 कणों को क्या नाम दिया जाता है? ऑक्सीसोम नाम दिया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि थाइलेकोइड पर जो सूक्ष्म कण पाए जाते हैं ना, थाइलेकोइड पर जो सूक्ष्म कण पाए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? क्वांटासोम। क्वेश्चंस बन सकता है कि थाइलेकोइड पे भी जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? क्वांटासोम। और क्वांटासोम की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वांटासोम कण जो है वो निम्न के किस अंग में पाए जाते हैं? तो उस ऑप्शन में आपके पास में हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक, अंत्यप्रदेवी जालिका। तो आपको याद रखना है कि किस पार्टिकल्स पाए जाते हैं और वो पार्टिकल्स बेसिकली क्या कहलाते हैं। अब देखिए कि ग्रेनम को जोड़ने वाली संरचना इंटरग्रेनम कहलाती है। भाई जब ये जो ग्रेनम थे, ये ग्रेनम का जो ये ढेर था, मतलब ये जो जैसे ढेर की संरचना थी, ये आपस में कनेक्टेड रहती है ना, ये आपस में छोटे छोटे धागों समान जैसी संरचना से कनेक्टेड रहती है। ये कनेक्शन जिसके कारण है वो कनेक्शन ये समझ लो कि ये जो छोटे धागे नुमा संरचना है ये क्या कहला रही है? ये कहला रही है इंटरग्रेनम। क्या कहला रही है? इंटर। इंटरग्रेनम कभी कभी दूर होकर स्ट्रोमा में गिर जाती है ना, तो कभी कभी ये टूट कर, है ना, ये इंटरग्रेनम ही कभी कभी टूट कर क्या होती है? स्ट्रोमा में गिर जाती है। तो इसे स्ट्रोमा लेमिली कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले बता ही दिया डायग्राम को बस बताते समय। भाई स्ट्रोमा लेमिली क्या है? जब ये इंटरग्रेनम आप टूट जाती है तो ये उस द्रव में मिक्स हो जाती है। द्रव में मिक्स होने के बाद में ये क्या कहलाएगी? स्ट्रोमा लेमिली। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट बात करें तो हरित लवक में, हरित लवक में 70S राइबोसोम्स तथा वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। 70S प्रकार के राइबोसोम तथा वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण है। कारण से कभी कभी कोशिका में कोशिका या अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। कारण से हरित लवक को, कारण से हरित लवक कोशिका में कोशिका या अर्ध स्वायत्त शासी अंग भी कहते हैं। ये ध्यान रखना कि ये लाइन हमने दो अंगों के लिए पढ़ ली है, एक माइटोकॉन्ड्रिया के लिए और एक हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया भी अर्ध स्वायत्त शासी अंग है और हरित लवक भी अर्ध स्वायत्त शासी अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी कहा जाता है कोशिका के अंदर कोशिका, और हरित लवक के लिए भी कहा जाता है कोशिका के अंदर कोशिका। ठीक है? अब इसकी मेन कार्य क्या है? हरित लवक के मेन कार्य की बात करें तो एक तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, मैंने आपको बता ही दी है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया ये किस तरीके से करता है। और एक होता है प्रकाशीय शोषण। प्रकाशीय शोषण अभी किसके द्वारा संपन्न होता है? हरित लवक। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। अब नेक्स्ट दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है वो आता है केंद्रक। और आप सभी को पता है कोशिका का मेन, अगर हम बात करें कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है केंद्र। क्या होता है भाई? केंद्रक। तो हम कह सकते हैं कि ये कोशिका का जो है वो है ना, कोशिका का सीपीयू। कंप्यूटर सिस्टम में अगर हम बात करें कि सीपीयू बिना कंप्यूटर सिस्टम काम ही नहीं कर सकता, प्रोसेस करने का काम नहीं कर सकता, वैसे ही कोशिका के अंदर अगर केंद्रक नहीं हो, कोशिका का कोई नियंत्रण, कोशिका के किसी भी अंग पे किसी प्रकार का कोई कंट्रोल होगा तो कोशिका सही तरीके से कार्य भी नहीं।
मेन ये है कि कोशिका के ऊपर भी कमांड करने वाला कौन है, कोशिका को नियंत्रित करने वाला कौन है, कोशिका पर कंट्रोल करने वाला कौन है, वो है केंद्रक। ठीक है, तो इसको जो है कोशिका का क्या कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है। अब ये केंद्रक है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, तो पहले तो हम यही बनाएंगे कि भाई ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। अब इन झिल्लियों का काम क्या है, भाई कोशिका द्रव्य के अंदर जो भी पोषक पदार्थ होंगे वो इस केंद्रक झिल्ली के माध्यम से ही केंद्रक के अंदर जाएंगे, है ना। तो पहली चीज तो केंद्रक झिल्ली का कार्य है पदार्थों को कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य में लाने का, और केंद्रक द्रव्य से पदार्थों को कोशिका द्रव्य में पहुंचाने का। ठीक है, केंद्रक झिल्ली के बाहर का जो द्रव है वो तो क्या कहलाएगा भाई, वो कहलाएगा कोशिका द्रव, कोशिका द्रव्य। ठीक है, इस केंद्रक के अंदर जो द्रव्य वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा केंद्रक द्रव्य, कहलाएगा भाई केंद्रक द्रव्य या केंद्रक द्रव। तो यहाँ पर मेन तो इस केंद्रक की झिल्ली काम करती है वो करती है पदार्थों के आवागमन का काम करती है। अब इस केंद्रक में क्या पाए जाते हैं भाई, इस केंद्रक में जो है राइबोसोम पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर भी एक छोटी संरचना होती है केंद्रिका, उस केंद्रिका से ही क्या बनते हैं, राइबोसोम ना। केंद्रक में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं। हम अगर बात करें तो टोटल जो इतना भी हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, तो वो पूरा आनुवंशिक पदार्थ कहाँ पाया जाएगा, केंद्रक के अंदर। अब केंद्रक की खोज किससे की, केंद्रक को नाम किससे किया, है ना। तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने ना। अब वही कंफ्यूजन था कि भाई रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की है और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की। चलिए तो देखो कि केंद्रक या न्यूक्लियस इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, कब की थी, 1831 में की। आर्किड आर्किड जो है, आर्किड पादप की जड़ में, तथा इसे उन्होंने क्या कहा, एरियोला कहा। जब केंद्र की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की, तो आर्किड नाम के पादप की जड़ के अंदर की, और उस समय जब इन्होंने केंद्र को देखा तो केंद्र को इन्होंने क्या नाम दिया, एरियोला नाम दिया। बेसिकली केंद्रक का उपनाम क्या होता है, कोशिका का नियंत्रण, क्योंकि सारी कोशिका के सभी कार्यों पे कंट्रोल करने का काम किसका है भाई, केंद्रक का ही है, इसलिए इसको कोशिका का नियंत्रक कहते हैं। कोशिका का निर्देशक, कोशिका का डायरेक्टर, कि कोशिका को क्या काम करना है, कोशिका के अंगों को किस प्रकार के काम करने हैं वो क्या है, कोशिका का निर्देशक भी कहते हैं। कोशिका का मस्तिष्क भी कहेंगे, कोशिका का मस्तिष्क क्यों कहेंगे, क्योंकि भाई जो है हमारी पूरी बॉडी पे कंट्रोल होता है, हमारे माइंड का होता है, हमारे का होता है ना। जैसे हमारी बॉडी को सारे इंडिकेट कि भाई ये काम करना है, तो काम करवाने के लिए कौन देता है ऑर्डर, मस्तिष्क है। तो वैसे कोशिका के अंदर ये ऑर्डर सारे केंद्रक देते हैं, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। केंद्रक संरचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। अगर हम केंद्रक संरचना के आधार पर बात करें तो केंद्रक भी दो प्रकार के होते हैं। केंद्रक दो प्रकार के कौन कौन से, भाई एक होता है प्रोकैरियोन, और इसी के आधार पे हमने जो है कोशिका के प्रकार भी देखे थे। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो पहले चीज हम देखेंगे भाई प्रोकैरियोन केंद्रक कैसा होता है, कैरियोन केंद्रक कैसा होता है, उसी के आधार पे हमें एक बार जो है वापस से रिवाइज हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, कैरियोटिक कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका क्यों कहते हैं। देखो प्रोकैरियोन की बात करें तो केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका तथा केंद्रक द्रव्य नहीं पाए जाते। तो प्रोकैरियोन प्रोकैरियोन का मतलब होता है अल्प विकसित। प्रोकैरियोन शब्द जो है ना वो दो शब्दों से मिलकर बना, एक होता है प्रो और एक होता है कैरियोन। कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक, कैरियोन का मतलब क्या होता है, केंद्रक। ठीक, प्रो की हम बात करें तो इसका मतलब होता है आदिम, या इसे कह सकते हैं पुराना। ठीक है, आदिम, पुराना या अल्प विकसित। ऐसा केंद्रक जो कि पुराना है, आदिम है, अल्प विकसित है। अल्प विकसित का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, देखो यहाँ पर एक स्लाइड से बताऊं कि एक कोशिका है जिसमें केंद्रक इस प्रकार का है, जिसकी केंद्रक झिल्ली इस तरीके से कटी फटी है। यहाँ पर देखो केंद्रक झिल्ली ही सुविकसित नहीं है, तो ये केंद्रक कैसे है ना। तो इस प्रकार का केंद्रक तो क्या है, अल्प विकसित। ये हमें पूर्ण रूप से स्पष्ट भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, ये तो हो गया अल्प विकसित केंद्रक। पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, यानी इसको हम कह सकते हैं अपूर्ण केंद्रक। क्या कहेंगे भाई, इसको हम कहेंगे अपूर्ण केंद्रक। ठीक, तो जो अल्प विकसित केंद्रक होता है, अपूर्ण केंद्रक होता है, वही क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा भाई, प्रोकैरियोन। ठीक है, और एक इस टाइप की कोशिका, एक इस प्रकार की कोशिका जिसमें केंद्रक जो है पूरी तरीके से विकसित है, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हम बोल सकते हैं। केंद्रक झिल्ली भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे, केंद्रक द्रव्य भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इस प्रकार के केंद्रक को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के केंद्रक को हम कहेंगे यूकैरियोन। यू का मतलब होता है सु, का मतलब क्या होता है भाई, सु, और प्रो का मतलब क्या होता है, अल्प विकसित। ठीक है, तो यूकैरियोन केंद्रक क्या होगा, जो कि क्या होगा, सुविकसित होगा, विकसित होगा, यानी कि स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देगा।
ठीक है, जिसको हम पूर्ण केंद्रक भी कह सकते हैं, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पे केंद्रक दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोन और यूकैरियोन। और केंद्रक की इसी उपस्थिति के आधार पे कोशिका भी दो भागों में बांटी गई थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एक ऐसे प्रकार की कोशिका जिसमें प्रोकैरियोन केंद्रक पाया जाता है, यानी कि अल्प विकसित आदिम प्रकार का, या पुराना कह दो, अस्पष्ट कह दो, इस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होगी, जिसमें केंद्रक द्रव्य नहीं होंगे और कोशिका के सभी अंग भी नहीं होंगे, वो कहलाता है प्रोकैरियोन केंद्रक। ये केंद्रक जिस कोशिका में पाया जाता है वो कहलाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। और एक ऐसा केंद्रक जिसकी केंद्रक झिल्ली भी पाई जाएगी, केंद्रक द्रव भी पाया जाएगा, केंद्रक द्रव में सभी आनुवंशिक पदार्थ भी पाए जाएंगे, सभी कोशिकांग भी पाए जाएंगे। तो इस प्रकार की जो मतलब जो केंद्रक होगा वो क्या कहलाएगा, यूकैरियोन, यानी कि जिसको हम कहेंगे सूक्ष्म केंद्रक। ये चीज समझ में आ गई आपको? तो अब देखो कि जो है प्रोकैरियोन, यानी प्रोकैरियोन केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसा केंद्रक जो है वो प्रोकैरियोन कहलाएगा। और जबकि यूकैरियोन पूर्ण विकसित केंद्रक, पूर्ण विकसित केंद्रक का मतलब ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड, केंद्रक झिल्ली भी होगी, केंद्रिका भी होगी और केंद्रक द्रव्य भी पाया जाएगा। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है, तो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग कौन सा है भाई? कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है केंद्रक। ठीक है, जंतु कोशिका में केंद्रक गोलाकार व मध्य में तथा पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका की उपस्थिति के कारण केंद्रक कोशिका की परिधि की ओर पाया जाता है। तो ये तो देखो कि पहले भी हमने कर ही लिया था, जब हमने ये देखा था पादप कोशिका में रिक्तिका जो है वो बड़े आकार की होती है। लाइक मान लीजिए कि हम इसी को पादप कोशिका मान लेते हैं। पादप कोशिका में अगर बात करें तो रिक्तिका बड़े आकार की होती है। बड़े आकार की होने के कारण, चलो छोड़ो, यहाँ लेते हैं, ये पादप कोशिका है, ये पादप कोशिका और ये जंतु कोशिका। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़े आकार की पाई जाती है, इस कारण से केंद्रक जो है बिल्कुल परिधि पे होता है। जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी होती है और केंद्रक के चारों ओर होती है, तो केंद्रक बिल्कुल कहाँ होता है, बीच केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्रक में केंद्रक में तरल केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। इस द्रव्य में प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा अन्य कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। मैंने कहा ना कि जितने भी आनुवंशिक पदार्थ होंगे वो किसके अंदर पाए जाएंगे, केंद्रक के अंदर पाए जाएंगे। आनुवंशिक के लिए जरूरी भी होंगे वो द्रव्य भी कहाँ पाया जाएगा, केंद्रक के अंदर। केंद्रक के चारों ओर दोहरी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली में सूक्ष्म केंद्रक छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ये बात भी हमने पढ़ ली थी। केंद्रक में उपस्थित एक या अधिक सूक्ष्म गोलाकार संरचनाओं में केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक है, उस केंद्रक के अंदर भी जो है एक और छोटी सी गोलाकार संरचना पाई जाती है। ये संख्या में एक भी हो सकती है, ये संख्या में एक से अधिक भी हो सकती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं केंद्रिका, यानी न्यूक्लियोलस। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलस। ठीक है, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस ये जो होती है, इसकी खोज की थी फोंटाना नामक वैज्ञानिक, फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने। केंद्रक द्रव्य में पतले धागे सदृश संरचनाओं का जाल पाया जाता है, इसे क्रोमेटीन जालिका कहा जाता है। अब इसमें जो है छोटे छोटे पतले धागे नुमा ऐसी संरचना भी पाई जाती है केंद्र के अंदर, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमेटीन धागे कुंडलित होकर अपेक्षाकृत मोटे दिखाई देते हैं। इन्हें गुणसूत्र, भाई जब सेल डिवीजन होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है तो आप सभी को पता है कि एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित होने का प्रयास करती है। जब वो एक से दो कोशिका में विभाजित होने का प्रयास करती है तो वो संपूर्ण कोशिका द्रव्य है उसको दो भागों में बांटेगी, साथ ही साथ केंद्र को भी दो भागों में बांटेगी। एक से दो केंद्रक बन जाते हैं। तो जब एक से दो केंद्रक बनते हैं तो ये आनुवंशिक पदार्थ जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, स्पष्ट रूप से दिखाई दे देगा। और वही क्रोमेटिन की चेंज हो जाएगा, गुणसूत्र में दिखाई देगा। ठीक है, ये बाकी का जो स्ट्रक्चर है ये हम लोग कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन वाले टॉपिक में इसको अच्छे से देखेंगे हम। ठीक है, तो पहले एक बार ये सेल डिवीजन, सेल को अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद सेल डिवीजन वाला टॉपिक भी। यहाँ पे याद रखना है कि इस केंद्रक के अंदर ही जो क्रोमेटिन जाल पाए जाते हैं वो क्रोमेटिन धागे ही कुंडलित होकर आगे किसमें गुणसूत्र। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, केंद्रक में तरल, नेक्स्ट देखिए, क्रोमेटिन में डीएनए व आरएनए क्षारीय प्रोटीन, क्रोमेटिन में डीएनए व आरएनए क्षारीय प्रोटीन, स्टोन व अम्लीय प्रोटीन नॉन हिस्टोन पाए जाते हैं। ठीक है, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है केंद्रक। जंतु कोशिका का अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा अंग क्या होता है भाई? केंद्रक। देखो अब यहाँ पर एक डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में आपको जब ये क्लास एंड मतलब
कोशिका वाला चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम पादप कोशिका जंतु कोशिका में भी अंतर देखेंगे। लेकिन आपको इन क्लास के बीच में से ही वो अंतर ढूंढते हुए चलना है, ताकि लास्ट में जब मैं पढ़ाऊँ तो आपका बस रिवीजन हो, आपको ये सारी चीजें पहले से मालूम हो। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पादप कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग होती है रिक्तिका। पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग है रिक्तिका। जबकि जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या है? जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग है केंद्रक। ठीक है, तो एक डिफरेंस तो ये आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट देखिएगा कि केंद्रक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो कहलाती है कैरियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कैरियोलॉजी किसे कहेंगे। फिर देखो केंद्रक की संरचना की हम बात करें तो केंद्रक की संरचना में सबसे बाहर इसकी होता है केंद्रक का आवरण। ये केंद्रक का आवरण क्या कहलाएगा? ये कहलाएगी केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहेंगे इसको, केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, और कैसी होती है ये केंद्रक झिल्ली? आपको तो पता है कि हम ये पढ़ कौन से रहे हैं, कोशिकांग, दो कोशिकांग पढ़ रहे हैं। यानी ये केंद्रक झिल्ली कैसी होगी? डबल मेम्ब्रेन होगी। डबल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली जो है वो डबल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, अब केंद्रक आवरण होगा यूकैरियोटिक में, केंद्रक के चारों ओर दोहरा आवरण पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। इन दोनों के बीच में परिकेंद्रीय अवकाश होता है। भाई अब जैसे कि जब अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर और इनर लेयर, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहला रहा था। सेम एज लाइक यहाँ पे भी यही चीज है कि जो ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, इसमें भी एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है। इस आउटर लेयर और इस इनर लेयर के बीच का जो ये स्पेस है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पेरी न्यूक्लियस स्पेस कह सकते हो इसको, या इसको कह सकते हैं परिकेंद्रीय अवकाश। ठीक है, पेरी न्यूक्लियस स्पेस या परिकेंद्रीय अवकाश। ठीक है, चलिए अब जो बात करिए बाह्य आवरण जो होता है, बाह्य आवरण जो है इसका वो होता है खुरदरा। केंद्रक झिल्ली का जो बाह्य आवरण होता है वो होता है खुरदरा। अब यहाँ पे खुरदरा होने का कारण क्या है? कि इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या प्रेजेंट होते हैं भाई? इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट। तो केंद्रक झिल्ली की जो बाहरी परत है इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होने के कारण केंद्रक झिल्ली की जो ये बाह्य परत है ये कैसी होती है? खुरदरी होती है। तो बाह्य आवरण खुरदरा खुरदरा होता है क्योंकि इस पर चिपके राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। जबकि आंतरिक आवरण जो है, आंतरिक आवरण पे किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना आप। चलिए नेक्स्ट देखिए केंद्रक द्रव्य क्या होता है। अब भाई केंद्रक है, केंद्रक के आवरण को हमने पढ़ लिया जिसको हम केंद्रक झिल्ली कहेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर पाया जाएगा द्रव। तो केंद्रक द्रव्य जो है, इस केंद्रक द्रव्य के अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं वो देख। केंद्रक द्रव्य या जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट, क्या कहेंगे भाई? न्यूक्लियोप्लास्ट केंद्रक द्रव्य, या जिसे कहेंगे न्यूक्लियोप्लास्ट। केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लास्ट में अर्ध ठोस अवस्था में जेली के समान द्रव उपस्थित है। ये जो केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है, केंद्रक द्रव जो होता है, ये अर्ध ठोस अवस्था में होता है, मतलब आधा तरल होता है आधा ठोस यानी गाढ़ा होता है। ये जो है जेली के समान होता है। इसमें डीएनए उपस्थित होते हैं, आरएनए उपस्थित होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित एंजाइम्स पाए जाते हैं, तथा यही पर क्रोमेटिन वे केंद्रिका पाए जाते हैं। देखो केंद्रक द्रव्य में यहाँ पर अगर हम बात करें तो एंजाइम्स कौन से वाले? जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण करने वाले एंजाइम्स इस केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं। इसी कारण से भी आप कह सकते हो कि इस बाहरी झिल्ली है उस पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इस सरफेस को क्या करते हैं? तरह बनाते हैं। ठीक है, और राइबोसोम का मेन काम ही क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखो कि यहाँ पर क्रोमेटिन, क्रोमेटिन मैंने बताया कि जो ये क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं, क्रोमेटिन जाल होते हैं, सेल डिवीजन के समय यही, यानी कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमेटिन धागे जो है वो गुणसूत्र में चेंज होते हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी संरचना और पाई जाती है, वो क्या है? केंद्रिका, यानी जिसे कहते हैं केंद्रिका, जिसकी क्रोमेटिन क्या है ये तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो केंद्रिका, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस, की खोज की थी फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, और इसका इसका जो नाम है, नामकरण किया था वॉबेन नामक वैज्ञानिक ने। अब केंद्रिका का काम क्या है भाई? केंद्रिका का काम है, केंद्रिका केंद्रक के अंदर संख्या में 3 से 4 झिल्ली रहित गोलाकार संरचनाएं होती है। अब बात करें हम झिल्ली रहित युक्त कोशिकांग की। तो जब हमने देखा था कि झिल्ली रहित कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, तो झिल्ली रहित कोशिकांग में हमें एक पढ़ना है राइबोसोम के बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है तारक केंद्र यानी सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ना है, और साथ ये भी ध्यान रखना है कि केंद्रक में जो केंद्रिका पाई जाती है क्या है? झिल्ली रहित कोशिका। तो देखो कि केंद्रक के अंदर संख्या में 3 से 4 होती है, रहित गोलाकार संरचनाएं होती हैं। कोशिका विभाजन के प्रारंभ में ये गायब हो जाती है, कोशिका विभाजन के प्रारंभ में ये गायब हो जाती है, तथा विभाजन के अंत में पुनः दिखाई देती है।
जब अपन सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि भाई देखो प्रोफेज अवस्था अवस्था में क्या हुआ, मेटाफेज अवस्था में क्या हुआ, है ना। हम सारे जो है सेल डिवीजन, सारे कोशिका विभाजन को अच्छे से, यहाँ पर बेसिकली बेसिकली आपको बस ये याद रखना है कि केंद्रिका कोशिका विभाजन के प्रारंभ में तो क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। केंद्रिका प्रोटीन संश्लेषण एवं आरएनए के निर्माण से यानी केंद्रिका का मेन काम क्या है भाई, इसका काम है आरएनए का निर्माण करना और प्रोटीन का संश्लेषण। कार्य की बात करें तो कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल की दोनों अवस्थाएं वृद्धि एवं विभाजन केंद्र में नियंत्रण में होती है। जब सेल चक्र में अगर हम बात करें, वृद्धि अवस्था जो होती है, ग्रोथ अवस्था जो होती है, विभाजन अवस्था जो होती है, वो किसके नियंत्रण में होती है, केंद्रिका के ही नियंत्रण। विभिन्न कोशिकाओं का नियंत्रण भी कौन करती है, ये केंद्रिका ही करती है। आनुवंशिक सूचनाएं केंद्रक में ही डीएनए जीन के रूप में पाई जाती है। जितनी भी आनुवंशिक सूचना हमसे अगर पूछा जाए कि कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ कहाँ उपस्थित होते, आनुवंशिक पदार्थ जो है वो केंद्रक में। कोशिकीय उपापचयी क्रियाओं का नियमन भी केंद्रक के द्वारा ही होता है। मेटाबॉलिज्म होती है वो भी सब कहाँ होती है, वो सब होती है केंद्र के। ठीक है, तो ये आपन ने जो है आज दोहरी झिल्ली कोशिकांग को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं झिल्ली रहित कोशिकांग। भाई देखो बेसिकली कैंडिका भी झिल्ली रहित कोशिकांग है, लेकिन हमने उसको क्या किया है, हमने उसको पढ़ा है उसके अंदर, किसके अंदर, तो हमने कैंडक है, कैंडक के अंदर ही उसको पढ़ा है। ठीक, अब देखो कि बात करते हैं झिल्ली रहित कोशिकांग, तो सबसे पहले आता है राइबोसोम। अब राइबोसोम की खोज किससे की है, राइबोसोम क्या कार्य करते हैं कोशिका के अंदर, वो सब कुछ हमें यहाँ पे देखना है। तो देखो राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम की थी रॉबिन्सन नामक वैज्ञानिक ने। रॉबिन्सन के नाम के संदर्भ में ही इसका नाम भी क्या रखा गया है, राइबोसोम। खोज है पेलाडे वे क्लाउडे ने की है। उपनाम है प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। कोशिका का इंजन कहा जाता है, कोशिका में कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका में कोशिकांग क्यों कहेंगे, भाई 70S राइबोसोम जो है वो किस प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण है, 80S राइबोसोम के हैं यूकैरियोटिक कोशिका के लक्षण है। ये कोशिकाओं के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के लक्षण भी रखते हैं, कारण से राइबोसोम क्या जाता है के अंदर कोशिका। कार्य की बात करें, प्रोटीन संश्लेषण मेन कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण, इसीलिए इसे प्रोटीन का कारखाना यानी प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। किसका, भाई कोशिका। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करें कि अब राइबोसोम कितने प्रकार के हैं। तो राइबोसोम की देखो कि राइबोसोम की बात करें तो दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं बेसिकली, ये आपने पढ़ा ही यही है, 70S प्रकार और 80S प्रकार। लेकिन हम बात करें तो राइबोसोम होते हैं 3 प्रकार के, 70S प्रकार के, 80S प्रकार के और 55S प्रकार के। ठीक है, अब देख लेते हैं कि 70S प्रकार के राइबोसोम की क्या है, 80S प्रकार के राइबोसोम की क्या है और 55S प्रकार की क्या है। देखो 70S प्रकार राइबोसोम की हम बात करें, सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये एस क्या है, एस किसे कहते हैं ना। ये एस जो है ये स्वेद वर्ग नियतांक है। स्वेद वर्ग नियतांक का मतलब है तो राइबोसोम में, राइबोसोम जो है वो अगर हम माने तो छोटे छोटे पार्टिकल्स ही समझ लो, है ना। अभी आप इनको किसी तरल में डालोगे तो ये तरल में कित स्पीड से जाएंगे पेंडे के अंदर, है ना। वो जो मापन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, स्वेद वर्ग इकाई के द्वारा किया जाता है। तो ये एस जो है वो स्वेद वर्ग नियतांक का काम है। किसका काम है भाई, स्वेद वर्ग नियतांक है। ठीक है, तो एस क्या है, स्वेद वर्ग नियतांक हो गई। अब देखो 70S प्रकार के जो राइबोसोम है की भी 2 सब यूनिट होती है। 2 सब यूनिट कौन कौन सी होती है, अगर 70S प्रकार की बात करें तो इसकी 2 सब यूनिट होती है, एक होती है 50S, ठीक है, और एक होती है 30S। अब अगर आप मैथमेटिकली इसको टोटल करोगे तो इसका आंसर आएगा 80। अब 80S तो है नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि भाई इसकी इकाई वास्तव में 50S होती है, और सॉरी बड़ी इकाई 50S होती है और छोटी इकाई क्या होती है 70। यानी हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके का होता है कि ये एक इसकी यूनिट हो गई और एक ही इसकी एस प्रकार, ये 50S। यानी कि जब राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करने वाले होते हैं, प्रोटीन का निर्माण करने वाले होते हैं, तो इसकी ये दोनों छोटी इकाइयां मतलब आपस में जुड़ जाती है और एक राइबोसोम का निर्माण करती है, ताकि वो क्या कर सके, प्रोटीन का संश्लेषण कर सके, प्रोटीन का निर्माण कर सके। जब इनको प्रोटीन नहीं बनाना होता है तब ये यूनिट जो है अलग अलग होती है। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं कि 70S प्रकार की सब यूनिट कौन कौन सी, 50S और 30। ऐसे अगर मैं बात करूं 80S प्रकार की, तो 80S प्रकार की सब यूनिट होती है 40S और 60S। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 55S प्रकार की, तो इसकी सब यूनिट होती है 35S और 25S। ठीक है, देखो अब बात करते हैं कि जो 70S प्रकार के राइबोसोम है ये किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं।
में पाए जाएंगे भाई? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। 80 इस प्रकार की बात करें तो ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और 55 इस प्रकार की बात करें तो ये मानव के माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि मानव के माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी की जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके अंदर जो है 55 इस प्रकार के जो है आपके राइबोसोम पाए जाते हैं। अब 70 इस प्रकार के राइबोसोम की हम बात करें तो 70 इस प्रकार के राइबोसोम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, हरित लवक में प्रेजेंट होते हैं। 80 इस प्रकार की बात करें तो 80 इस प्रकार के जो राइबोसोम है वो कहाँ पाए जाएंगे? अंत्य प्रदेवी जालिका, और अंत्य प्रदेवी जालिका की कौन सी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदरी अंत्य प्रदेवी जालिका। भाई उस अंत्य प्रदेवी जालिका में की सरफेस को खुरदरा बनाने का काम भी कौन कर रहा है? क्योंकि वहां पर ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं। कौन से वाले? 80 प्रकार के, है ना। तो आपको देखो पहले क्या चीज याद रखनी है, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना कि राइबोसोम्स पाए कहाँ कहाँ जाते हैं। राइबोसोम्स की हम बात करें तो राइबोसोम्स पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पाए जाते हैं भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? इसके अलावा राइबोसोम्स पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंत्यप्रदेवी जालिका में पाए जाते हैं। इसके अलावा राइबोसोम्स कहाँ पाए जाएंगे? तो इसके अलावा राइबोसोम्स कहाँ पाए जाएंगे भाई? हरित लवक में पाए जाएंगे। इनके अलावा राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? तो राइबोसोम्स केंद्रक झिल्ली पर भी पाए जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि किस प्रकार के पाए जाते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में 70 इस प्रकार के भी होते हैं और 55 इस प्रकार के भी होते हैं। अगर मानव के शरीर की कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो 55 इस प्रकार के राइबोसोम होते हैं। बाकी सभी जीव जंतुओं के अंदर अगर हम बात करें, बाकी सभी कोशिकाओं की माइटोकॉन्ड्रिया में बात करें तो प्रकार के तर ऐसे प्रकार के, ठीक है। फिर देखो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है जिस सतह पे पाए जाते हैं वहां पे कौन से होंगे? 80 इस प्रकार के, और वो सतह क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी खुरदरी अंत्य प्रदेवी जालिका, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिर हरित हरित लवक की बात करें तो हरित लवक में किस प्रकार के? 70 इस प्रकार के पाए जाएंगे, ठीक है। केंद्रक झिल्ली की बात करें तो केंद्रक झिल्ली पे भी जो है 70 इस प्रकार के ही होते हैं। होते भाई 70 इस प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे केंद्रक झिल्ली को भी एक ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब राइबोसोम का मेन काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कोशिका का मतलब प्रोटीन का कारखाना या प्रोटीन की फैक्ट्री इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है निम्न में से कोशिका द्रव्य में। अब देखो ये क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्न में से कोशिका द्रव्य में कौन सा राइबोसोम उपस्थित होता है। तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना और उसके बाद अपना आंसर देना। निम्न में से कोशिका द्रव्य में कौन सा राइबोसोम उपस्थित होता है? क्या 70 इस प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है, या 80 इस प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है, या 30 इस प्रकार का राइबोसोम होता है, या 55 इस प्रकार का राइबोसोम। अब देखो आपने 3 प्रकार के राइबोसोम, 70s, 80s और 55s, ठीक है। अब आपको पता है कि राइबोसोम कोशिका द्रव्य में तो है ही, प्रोकैरियोटिक कोशिका के भी कोशिका द्रव्य में भी है, यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में भी है, और मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर की कोशिका द्रव्य में भी है। फिर कैसे पता करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अभी मैंने जब आपको इससे पहले वाली जो 2-3 लाइनें बताई तो मैंने आपको समझाया था कि राइबोसोम को जब प्रोटीन का निर्माण करना होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, तभी इसकी छोटी इकाइयाँ आपस में जुड़ती है और बड़ी उप इकाई का निर्माण करती है ना। तो यहाँ पर देखो 70s तो बड़ी उप इकाई है, और 80s भी बड़ी इकाई है, और 55s भी बड़ी इकाई है, यानी कोशिका द्रव्य में हमेशा राइबोसोम होगा छोटी छोटी इकाइयों में होगा। यहाँ पे छोटी इकाई कौन सी है भाई? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 30। अब देखो कुछ लोग तो जो नहीं समझ पा रहे होंगे ना, वो अभी भी अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा रहे होंगे कि इन सब में छोटा क्या है भाई? 30s। भाई ऐसे 30s नहीं, मैंने आपको बताया कि जो 70s वाले राइबोसोम होते हैं इनकी 2 उप इकाइयां है ना, एक होती है इसकी 50s और एक होती है इसकी 30s। ये उप इकाइयों के रूप में ही कोशिका द्रव्य में रहते हैं। ये 70s प्रकार के ले लो, चाहे 80s प्रकार के ले लो, चाहे 55s प्रकार के ले लो, ये कोशिका द्रव्य में उप इकाइयों के रूप में ही रहते हैं। प्रोटीन निर्माण के समय ये उप इकाई आपस में जुड़ती है और इसका निर्माण करती है 70s, 80s और 55s। ऐसे इसका आंसर निकल के आया 30। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि राइबोसोम स्वतंत्र रूप से कोशिका में उप इकाई के रूप में पाया जाता है। तो प्रोटीन निर्माण के समय ये आपस आयन की उपस्थिति में जुड़कर बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं। किसी भी कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। अब देखो अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो प्लांट सेल में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा था? वैक्यूल या रिक्तिका। वैक्यूल या रिक्तिका सबसे बड़ा कोशिकांग था। सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होगा भाई? इसका राइबोसोम। क्या होगा? राइबोसोम, है ना। चलिए नेक्स्ट अगर अगर बात करें हम इसकी एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होगा? तो एनिमल सेल में अगर बात करें तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है।
न्यूक्लियस यानी केंद्रक सबसे बड़ा अंग होता है। और अगर स्मॉल की पूछे, सबसे छोटा पूछे, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? राइबोसोम। ठीक है, तो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों का सबसे छोटा अंग तो होगा राइबोसोम। लेकिन बड़े अंग की आपको ध्यान रखना है, प्लांट सेल में वैक्यूल यानी रिक्तिका बड़ा अंग होती है, और एनिमल सेल में न्यूक्लियस यानी केंद्रक सबसे बड़ा अंग होता है। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप में तथा अंत्य प्रदेवी जालिका पर दाने के रूप में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वे हरित लवक में भी उपस्थित होते हैं। ये आरएनए वे प्रोटीन के बने होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये किसके बने होते हैं? आरएनए वे प्रोटीन। प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं तो प्रोटीन खुद काम मिलेंगे। ये आरएनए वे प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तारक यानी कि सेंट्रोसोम। तारक यानी सेंट्रोसोम। ठीक है, अब ये तारक सेंट्रोसोम क्या है? तारक सेंट्रोसोम की हम बात करें तो ये केवल केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, यानी ये पादप कोशिका में एब्सेंट होता है। तो अभी तक हमने जितने भी सेल ऑर्गन पढ़े हैं, उनमें बहुत सी चीजें तो आपको याद हो ही गई होगी भी कौन सा सेल ऑर्गन है जो प्लांट सेल में पाया जाएगा, कौन सा सेल ऑर्गन है जो एनिमल सेल में पाया जाएगा। ठीक है, जब हम डिफरेंस करेंगे दोनों में तो उनको सबको एक एक को लिख के याद भी कर लेंगे। ठीक है, तारक सेंट्रोसोम की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, और इसका मेन कार्य क्या होता है? जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, जब कोशिका विभाजन हो रहा होता है, तो समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करने में ये काम आता है। क्या? तारक या सेंट्रोसोम। ठीक है, इसकी खोज किससे की? इसकी खोज की थी टी बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने। तो नाम नाम किसने दिया इसको? बेंडेन ने नाम दिया था। ठीक है, कोशिका विभाजन में इसका पुनः निर्माण होता है। भाई जब कोशिका विभाजन शुरू तो स्टार्टिंग में ये हट जाता है, लेकिन जैसे ही कोशिका विभाजन कंप्लीट होता है तो इसका पुनः निर्माण होता है। किसका? तारकाई या सेंट्रोसोम। ये मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के निकट तारे के समान आकृति होती है। एज लाइक मान लो कि ये जंतु कोशिका है और ये केंद्रक है, के पास में ये स्टार यानी तारे की आकृति जैसा दिखाई देता है। प्रत्येक तारक काय में दो तारक केंद्र होते हैं, तारक केंद्र यानी सेंट्रोमियर होते हैं, ये डिप्लोसोम भी कहते हैं। प्रत्येक जो तारक केंद्र है इसमें दो तारक काय जो है इसमें दो तारक केंद्र होंगे, और उनको क्या कहेंगे? डिप्लोसोम कहते हैं। तथा दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। तारक केंद्र या सेंट्रोमियर जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं। तारक केंद्र जो है, तारक केंद्र का मेन कार्य क्या है? जंतु कोशिका में जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो तर्कु तंतुओं का निर्माण करने में ये कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये शुक्राणु की ये शुक्राणु की एक्रोसोम का निर्माण भी करती है ना, शुक्राणु की पूंछ है ना। तारकाई या सेंट्रोसोम होता है वो शुक्राणु की पूंछ का निर्माण भी करती है। अब देखो एक ध्यान रखना, शुक्राणु के लिए भी आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए कि शुक्राणु का जो सबसे टिप वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं एक्रोसोम, इसे कहते हैं एक्रोसोम। इस एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? एक्रोसोम का निर्माण करता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी यानी गोल्जी काय है ना, गोल्जी काय के द्वारा शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। लेकिन शुक्राणु की पूंछ का निर्माण कौन करता है? तो शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है तारक काय यानी सेंट्रोसोम। तारक काय या सेंट्रोसोम, ये ध्यान रखना। चलिए अब देखो कि इनके अलावा भी जो हमने ये सेल ऑर्गन देखे कि भाई एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा है, और झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है, क्या इनके अलावा भी कोशिका के कुछ अंग होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। कुछ ऐसे अंग जो कोशिका की मतलब गति में सहायता करते हैं, जो गमन अंग कहलाते हैं, जो कोशिका को चलने में सहायता करते हैं ना। तो सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाले गमन अंगों जैसे कशाभिका वे पक्षमाप का आधार बिंदु बनाती है। कशाभिका या पक्षमाप का आधार बिंदु बनाती है। अब कशाभिका या पक्षमाप क्या है? पक्षमाप की हम बात करें तो इसको कहते हैं सीलिया। पक्षमाप यानी सीलिया, और कशाप का मतलब होता है फ्लेजिला। कशाप का मतलब होता है फ्लेजिला। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ऐसे सूक्ष्म के अंदर जो है मतलब उन कोशिकाओं को गति कराने के लिए जो गमन अंग होते हैं वो किस रूप में होते हैं? कशाप या सीलिया, मतलब सीलिया या फ्लेजिला के रूप में होते हैं। इन सीलिया या फ्लेजिला का आधार बिंदु भी कौन बनाता है? तारक काय बनाता है, सेंट्रोसोम बनाता है। ठीक है, अब देखो कि गतिशीलता, यहाँ तक तो देखो ये सेंट्रोसोम का ही मैटर था। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखो, यहाँ तक सेंट्रोसोम का मैटर था। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्या कुछ और अंग भी कोशिका में होते हैं? तो बिल्कुल। गतिशीलता से संबंधित कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? तो गतिशीलता से संबंधित कोशिकांग पक्षमाप व कशाप। पक्षमाप और कशाप, भाई पक्षमाप यानी सीलिया, कशाप यानी फ्लेजिला। कशाप यानी फ्लेजिला। ठीक है, अब ये कैसे काम करते हैं सुनना। केवल जंतु कोशिका में पाए जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि जंतु कोशिका ही क्या कर पाती है? गतिशील होती है ना, तो केवल जंतु कोशिका में पाए जाएंगे। और कोशिका की ये बाहरी संरचना होती है। अब बाहरी संरचना कैसे होती है वो देखेगा एक बार इधर देखो।
पक्षमाप या सीलिया की मैं बात करूं तो पक्षमाप या सीलिया ये आकार में छोटे लेकिन संख्या में अधिक होते हैं। यहाँ देखो नीचे डायग्राम दिया हुआ है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो कि एक छोटा सा सूक्ष्म जीव है, पानी के अंदर रहता है, बिना माइक्रोस्कोप के हम इसको नहीं देख सकते और ये एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर में, इसके डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये इसकी स्ट्रक्चर है, मतलब एज लाइक ये एक चप्पल की आकृति का होता है, ठीक है। और इसके बाहर देखो, इसकी बाहर की बॉडी पर आपको ये पतले पतले छोटे छोटे हेयर दिखाई दे रहे होंगे ना, ये हेयर ही क्या है? ये है सीलिया या पक्षमाप। अब देखो पहली चीज के आकार में छोटे हैं, बिल्कुल है आकार में छोटे, और संख्या में क्या है? अधिक है। ये आकार में छोटे हैं और संख्या में अधिक है। ये गति में सहायक होते हैं, किसी सतह से चिपकने में सहायक होते हैं। पैरामीशियम को जब किसी सतह से चिपकना होता है तो इनकी सहायता से ही चिपके, ठीक है। और गति भी करना है तो इसकी सहायता से ही करेगा। तो भाई जो है पक्षमाप का मैंने आपको बता दिया कि कोशिका के कुछ ऐसे भी अंग होते हैं जो कोशिका को गतिशीलता प्रदान करने का कार्य करते हैं और कोशिका में बाहर होते हैं। ये देखो ये होता है, ये इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो उदाहरण जैसे कि पैरामीशियम, तो पैरामीशियम यही है, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में हम बात करें कशाप या फ्लेजिला की बात करें, कशाप या फ्लेजिला की बात करें तो कशाप क्या होते हैं? भाई ये केवल गति में सहायक होते हैं। भाई यहाँ पर जब हमने पक्षमाप की बात की थी, क्रिया की बात की तो गति के साथ साथ सूक्ष्म जीव को किसी सतह से चिपकने में भी सहायता कर रहे थे। लेकिन अगर हम कशाप या फ्लेजिला की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही काम है कि ये केवल गति में सहायक है, ये बड़े आकार के होते हैं और संख्या में बहुत कम होते हैं। अब जैसे कि अगर मैं देखो एक एग्जाम्पल दूं आपको, युग्लिना जो भी एक कोशिकीय जीव है ना, युग्लिना के शरीर का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो कि यहाँ इसकी स्टार्टिंग से एक एज लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है, या ऐसे समझ लो कि एक धागेनुमा संरचना जो है, अब देखो कि इसकी सिरे से सिर्फ ये एक ही धागेनुमा संरचना निकल रही है। तो जो कशाप होते हैं वो संख्या में कम होते हैं। इधर अगर हम बात करें पक्षमाप की तो देखो संख्या में कितने सारे थे, है ना। लेकिन इधर देखो कि ये संख्या में केवल एक ही है, एक ही है। तो इसकी शेप भी क्या होती है? बड़ा होता है, या आकार में बड़ा होता है। तो ये बड़े आकार के तथा संख्या में कम होते हैं, केवल गति में सहायक होते हैं। उदाहरण जैसे युग्लिना, बैक्टीरिया। तो युग्लिना और बैक्टीरिया में जो गमन अंग होते हैं वो क्या होते हैं? कशाप होते हैं। ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। पूछा जा सकता है कि किसी भी सूक्ष्म में गमन अंग कौन कौन से होते हैं, तो पक्षमाप और कशाप होते हैं, या और फ्लैजिला कहते हैं। या किन किन जीव में पाया जाएगा और फ्लैजिला किन किन पाया जाएगा, मैंने यहाँ पर एक एक उदाहरण तो लिखा, यहाँ से भी है वो पुटअप हो सकता है। चलिए, अब इनके अलावा भी क्या कोशिका के कोई और अंग हैं, या कोशिका में कोई ऐसी संरचना है, उनके अंगों के माध्यम से कोई ऐसी संरचना बनी है, उसके बारे में हमें देखना है। वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, दोनों ही ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी सूक्ष्म नलिकाओं से बने हैं। इन दोनों की उत्पत्ति कोशिका में आधारिकाय बेसल बॉडी से होती है। भाई ये जो पक्षमाप, ये सीलिया है, ये कैसे बनते हैं? ये बेसिक बॉडी से ही बनते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पादप कोशिका में तारक काय अनुपस्थित होते हैं, अतः इनमें कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतु का निर्माण नहीं होता है, तंतु का निर्माण नहीं किया जाता है। पादप कोशिकाओं में तर्कु तंतु का निर्माण नहीं होता है। चलिए, ये अभी तक तो हमने सारे सेल ऑर्गन पढ़े हैं, ठीक है। लगभग हम पहुंच ही रहे हैं अपना कोशिका वाला टॉपिक कंप्लीट करने के लिए। अब देखो कि सेल ऑर्गन तो पढ़ लिए, लेकिन कोशिका में एक संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं साइटोपंजर। यहाँ से भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं कि साइटोपंजर क्या है। तो साइटोपंजर क्या है? देखो कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है, कोशिका का आकार बनाए रखने, गति व यांत्रिका की में सहायता में उपयोगी होता है। साइटोपंजर की मैं अगर आपको बात करूं तो मैंने इसके बारे में पहले ही पढ़ा दिया था। साइटोपंजर, चलो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि देखो कि जैसे ये कोशिका है और इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, और इस केंद्रक के पास में अंत्यप्रदेवी जालिका है जो कि बाहर तक कोशिका झिल्ली, केंद्रक, अंत्यप्रदेवी जालिका और कोशिका झिल्ली का ये संबंध ही क्या कहलाता है? साइटोपंजर। क्या कहलाता है भाई? साइटोपंजर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर हो गया ये चीज? साइटोपंजर क्या है ये आपको क्लियर हो गया? चलिए अब देखो कि इधर इसका कार्य क्या था। अगर इसके कार्य की बात करें तो कोशिका का आकार बनाए रखते, आपने खुद मेरे अंत्यप्रदेवी जालिका पढ़ाई तब भी मैंने कहा था कि भाई ये कोशिका के अंदर एज ए स्केलेटोन का काम करती है, कंकाल का काम करती है। जैसे किसी भी कोशिका का इंटरनल स्ट्रक्चर एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है ना, उसकी आकृति एक फिक्स होती है। वही चीज है कि कोशिका का आकार बनाए रखती है, गति व यांत्रिक सहायता में उपयोगी है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, ये मैंने मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा प्रयास किया है कि आप जो कोशिका के इतने सारे अंग पढ़ चुके हो, उनको उनको और उनके मेन कार्य क्या है वो शॉर्ट टर्म से आप कैसे याद कर सकते हो।
ये मेरा ही प्रयास है और आई होप कि ये आपके लिए बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद साबित होगा, ठीक है? जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है एम। एम का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया। एम का मतलब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या है? श्वसन का कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया किसका कार्य करता है? कोशिका के अंदर श्वसन का कार्य करता है। किसके द्वारा करेगा भाई? क्रेब्स चक्र के द्वारा करता है। क्रेब्स चक्र के द्वारा ये ऊर्जा बनाने का कार्य करता है और श्वसन का कार्य करता है। ये कार्य किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आगे बात करें आर। आर का मतलब क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका की क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम जो है 80 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, ठीक है। या माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आप एक चीज और लिख सकते हो, पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस या शक्ति के किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जी का मतलब होता है गोल्गी बॉडी यानी गोल्जिकाए। तो पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। अंत्यप्रदेवी जालिका द्वारा जो भी पदार्थ बनाए जाएंगे उनको बाकी कोशिका के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम किसका है? गोल्जिकाय का है, गोल्गी बॉडी का है, ठीक है। तो परिवहन का कार्य करेगा। नेक्स्ट देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी अंत्यप्रदेवी जालिका, इसी क्या कहेंगे? कोशिका का कंकाल तंत्र। क्या कहते हैं भाई? कोशिका का कंकाल तंत्र। और ये भी पदार्थों के परिवहन में ही सहायक है और कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। यांत्रिक सहायता, यांत्रिक सहायक लिख लो आप इसे कि यांत्रिक सहायक है ये। कि यांत्रिक सहायक कौन है भाई? अंत्यप्रदेवी जालिका। उसके बाद करें रसदानी। रसदानी यानी यहाँ पे लिखना था वैक्यूल, ठीक है। वी यानी वैक्यूल्स। वैक्यूल्स यानी रसदानी, इनको ही क्या कहते हैं? रिक्तिकाएं। और इनका कार्य क्या है? जल का संकुचन करना, खाद्य पदार्थों को स्टोर करना। जल का संकुचन करना और खाद्य पदार्थों का संग्रहण, ये कार्य किसके हैं भाई? ये रसदानी या वैक्यूल्स के कार्य होते हैं। एल का मतलब होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या कार्य है भाई? जल अपघटनीय एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसे कोशिका की क्या कहते हैं? आत्मघाती थैलिया कहते हैं। आत्मघाती थैलिया। कोशिका की आत्मघाती थैलिया यानी सुसाइडल बेग किसे कहेंगे? तो वो कहेंगे लाइसोसोम, है ना? आत्मघाती थैलिया या सुसाइडल बेग, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे सी। सी का मतलब होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम यानी तारकाय। इसका क्या कार्य है? कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करना। कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें एन। एन का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी केंद्रक। और केंद्रक का कार्य क्या होता है? पूरी कोशिका पे कंट्रोल यानी कोशिका का नियंत्रण किसे कहेंगे? केंद्रक को कहेंगे न्यूक्लियस। तो देखो कि ये मेरा छोटा सा प्रयास है कि आप इस तरीके से जो है अंगों के नाम भी आपको याद हो जाएंगे और इनके मेन मेन काम क्या है, जहां से क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, वो मेन कार्य मैंने आपको इस तरीके से समझाने का प्रयास किया। चलिए आज हम यहीं तक और फिर हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए कि भाई कोशिका से रिलेटेड जैसे पादप कोशिका, जंतु कोशिका के अंतर पढ़ेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन वाला, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इसी तरीके अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए वेदांत क्लासेस के साथ। मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।